थोड़ी तेजी देखने को मिली है तो रौनक छाई हुई है बाजारों में। 17,380 के आसपास इस समय निफ्टी का ट्रेड 0.5% ऊपर है। निफ्टी बैंक में भी हम देख रहे हैं 380 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली है। 58,000 के भी ऊपर एमसीएक्स पर चांदी आ चुकी है। अभी देखिए 1125 रुपए ऊपर 2% की मजबूती, यानी शानदार तेजी है। इंडिया के हाजिर मार्केट में, यहाँ के हाजिर बाजार में गोल्ड और सिल्वर के भाव प्रीमियम पर है। As home sales in India's top 8 cities touch a 9-year high in the first 6 months of 2022, it's a reason to breathe easy, and it seems to be on a strong footing after a prolonged period of slowdown. जनवरी 2021 से इंडियन स्टॉक बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 33% ऊपर जा चुका है। गोल्ड प्राइस भी सेम पीरियड ऑफ टाइम में 20% ऊपर है ऑलमोस्ट। रियल एस्टेट की वैल्यू भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% ऊपर जा रही है। हाय, मेरा नाम है अर्जुन और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी बाकी देशों के कंपैरिजन में किस पोजीशन में है। रशिया यूक्रेन वॉर, जिसको रशिया अपना स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन भी बताता है, इसके चलते मल्टीपल वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। अब हुआ क्या कि रशिया एक मेजर फ्यूल एक्सपोर्टर कंट्री है और इन सैंक्शंस के कारण पूरे विश्व में कोल एंड नेचुरल गैस की सप्लाई लिमिटेड हो गई। लिमिटेड सप्लाई के कारण वेस्टर्न कंट्रीज में फ्यूल के प्राइसेस एकदम से बढ़ गए। बढ़ते हुए फ्यूल प्राइसेस का असर इंडिया पर भी आया, बट इंडियन गवर्नमेंट ने फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटिंग कर दी। अभी चल रहे एनर्जी क्राइसिस और इंडिया की बाकी देशों पे फ्यूल डिपेंडेंसी को मद्देनजर रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी के ऑप्शंस की ओर डेवलपमेंट चालू कर दी है और अभी देश के पावर प्रोड्यूसर्स एटॉमिक एंड न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। 2022 में देश की टोटल पावर आउटपुट का 70% हिस्सा कोल एंड नेचुरल गैस से जनरेट किया गया एंड ओनली 3% न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट हुआ। बाकी का रह गया 27% रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि हाइड्रो, सोलर एनर्जी, इन सब से जनरेट हुआ। आने वाले दशक में इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है न्यूक्लियर आउटपुट को 3% से 10% तक इंक्रीज करने का। देश के मेटल प्रोड्यूसर ज़्यादा फ्यूल कॉस्ट के कारण रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। साथ ही में इंडियन पावर मिनिस्ट्री भी नए कानून लागू कर रही है ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। साथ ही में आने वाले दशक में काफ़ी सारी कंपनियां जीरो कार्बन इमिशन को टारगेट कर रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 2046 तक जीरो कार्बन इमिशन को टारगेट कर रही है और वहीं रिलायंस का 2025 तक शिफ्ट होने का प्लान है ग्रीन एनर्जी पर। इंडिया के अलावा बाकी कंट्रीज भी एनर्जी क्राइसिस के कारण न्यूक्लियर ऑप्शन को कंसिडर कर रही है। जापान एंड साउथ कोरिया ने अपनी एंटी न्यूक्लियर पॉलिसी को हटा दिया है ताकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए नए न्यूक्लियर प्लांट लगाए जा सके। यूएसए एंड चाइना में भी नए न्यूक्लियर प्लांट बनाने पर फोकस किया जा रहा है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में भी सेम ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर ऑप्शन को कंसिडर किया जा रहा है एंड इस डायरेक्शन में काफ़ी रिसर्च भी चल रही है। रशियन यूक्रेन वॉर ने पूरे वर्ल्ड की एनर्जी पिक्चर को बदल के रख दिया है। तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण एनर्जी सेक्टर में आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ देखने को मिल सकती है और जितनी भी एनर्जी रिलेटेड कंपनी है उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने के लिए। इन्वेस्टर भी एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा रिटर्न पा सकते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे। 2020 की कोविड पैंडेमिक ने चाइना की इकोनॉमी बदल के रख दी। चाइना में ओरिजिनेट होने के कारण कोविड का सबसे ज़्यादा असर चाइना पर ही आया और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए चाइना की गवर्नमेंट ने वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी लगा दी। चाइना की गवर्नमेंट ने अपनी इंपोर्ट पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी, जिसका सीधा असर उन कंपनीज़ पर आया जो वहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेचती थी। बाकी देशों ने भी अपनी बॉर्डर क्लोज कर दी थी, जिस कारण से वहाँ पे प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट पॉसिबल था नहीं और इसका सीधा असर चाइना के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर आया। बिक्री ना होने के कारण मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते थे, ना ही अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सकते थे और मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ ट्रेड वॉर के कारण चाइना का एक्सपोर्ट धीरे धीरे कम हो रहा था। ओवरऑल इन सब चीज़ों का रिजल्ट था हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड लॉस ऑफ बायर्स कॉन्फिडेंस। अब इन सब का इंडिया से क्या लेना देना। इंडिया में भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है जैसे चाइना में हुई थी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। इंडिया की मिडिल क्लास पॉपुलेशन भी कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है और इंटरनेट एक्सेस के कारण लोगों के पास नई अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने के लिए और अपने आप को एजुकेट करने के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2020 में 10.4% पे था, जो कि 2022 में कम होकर 7.6% रह गया है। इंडियन पीएमआई इंडेक्स का डेटा जो ये बताता है कि इकोनॉमी कितना एक्सपेंड कर रही है, कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, 2022 में 50 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है। तो पीएमआई इंडेक्स के मुताबिक देश के मैन्युफैक्चरर्स का बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, जो कि देश के लिए एक अच्छी बात है और इसी कारण से आने वाले टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट रेट और भी ज़्यादा कम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट भी नई पॉलिसी बना रही है फॉरेन कंपनीज़ को इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए। देश का लॉजिस्टिक नेटवर्क स्ट्रांग होने के कारण पोस्ट कोविड पीरियड में इंडिया एक बेटर अल्टरनेटिव है कंपनीज़ के लिए चाइना की जगह। कंपनी जैसे कि सैमसंग, एप्पल एंड सेलकॉम ने इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग हब सेटअप करना चालू कर दिए हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण इंडिया एक बेटर पोजीशन में है चाइना की इकोनॉमी को ओवरटेक करने के लिए एंड काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने के लिए।
देश के टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ ऑलमोस्ट अनटच्ड एरिया हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हुआ नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। एग्जांपल के लिए हम इंडियन स्टार्टअप्स की बात कर सकते हैं। सबसे पहले ये स्टार्टअप अपने आप को टीयर 1 एंड मेट्रोपोलियन सिटीज़ में स्थापित करते हैं और इसी काम में अपनी सारी फंडिंग लगा देते हैं। तो इनको मौका नहीं मिलता छोटे शहरों को एक्सप्लोर करने के लिए और वहाँ के मार्केट को जानने के लिए। इसी कारण से बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो बड़े शहरों में अवेलेबल है छोटे शहरों में नहीं मिलती, बट वहाँ पे भी लोग चाहते हैं कि बड़े शहरों वाली फैसिलिटीज़ एंड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो एंड एक्सेसिबल हो। अगर हम रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ काफ़ी अट्रैक्टिव ऑप्शन है। एग्जाम्पल के रूप में एक 900 स्क्वायर फुट प्लॉट की कीमत जयपुर में 25 लाख रुपए है और सेम प्लॉट आपको अजमेर में ऑलमोस्ट 18 लाख पे मिल जाए। तो बिजनेसेस के लिए एक अच्छा ऑप्शन है छोटे शहरों में अपनी ब्रांचेज एंड ऑफिस सेटअप करने के लिए, और लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है वहाँ पे घर बनाने के लिए। आजकल के वर्क फ्रॉम होम के ज़माने में टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी में मूव करना और वहाँ पे जाके रहना और भी ज़्यादा पॉसिबल है लोगों के लिए। मैंने आपको बताया था कि इंडिया की मिडिल क्लास पॉपुलेशन बढ़ रही है और इसका सबसे बड़ा रिजल्ट है इंडिया की बड़ी यूथ की संख्या। आजकल की जनरेशन पुरानी जनरेशन से बहुत अलग है। ये लॉन्ग टर्म विजन के साथ शॉर्ट टर्म चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं और लो एम्प्लॉयमेंट के कारण लोग अपने एंटरटेनमेंट एंड इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंशियली सक्षम है। तो इसी कारण से लोग पैसा खर्च करके कार खरीद रहे हैं, वीकली रन आउट पे जा रहे हैं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं और अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्लब्स, बार एंड मूवीज़ पे भी जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जो प्रोडक्ट्स यूथ को अट्रैक्ट करते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी और वो स्टेबल रहेंगे। और इन इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल हैं ऑटो सेक्टर, एंटरटेनमेंट सेक्टर, होटल सेक्टर, फास्ट फूड सेक्टर, डिजिटल पेमेंट, स्मार्टफोन एंड फैशन। अगर अपन निफ्टी ऑटो की बात करें तो इसमें मार्च 2022 से अगस्त 2022 तक 40% की ग्रोथ देखने को मिली है और सिमिलर ग्रोथ बाकी सेक्टर्स में भी देखने को मिली है। आज कोई भी एक ऐप के थ्रू पेमेंट कर सकता है, खाना खरीद सकता है, ग्रॉसरीज खरीद सकता है, होटल एंड मूवी टिकट्स पे बुक कर सकता है और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ एक ऐप के थ्रू पॉसिबल है। तो पिछले कुछ सालों में इंडिया में डिजिटलाइजेशन की काफ़ी ग्रोथ आई है। इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी, एक्सेसिबल इंटरनेट एंड बजट स्मार्टफोन के कारण देश की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरनेट को ईजिली एक्सेस एंड यूज़ कर पा रहा है। इसी कारण से मार्केट में मल्टीपल डिजिटल पेमेंट सर्विसेज एंड डिजिटल एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज की ग्रोथ देखने को मिली है। इंटरनेट एक्सेस के कारण लोगों के पास ट्रेडिशनल बैंकिंग के अलावा मल्टीपल चॉइसेस है अपना पैसा मैनेज और इन्वेस्ट करने के लिए। इसी कारण से लोग धीरे धीरे ट्रेडिशनल बैंकिंग से डिजिटल एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिटर्न देखने को मिलते हैं। और इसी कारण से इंडिया में काफ़ी सारे स्टार्टअप देखने को मिल रहे हैं जो लोगों की मनी मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट में हेल्प करते हैं। और इन स्टार्टअप्स की सर्विसेज ट्रेडिशनल बैंकिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट एंड ईजी टू यूज़ है। बहुत सारी कंपनियां एक स्मार्टफोन के थ्रू इन्वेस्टिंग एंड स्टॉक बाइंग एंड सेलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। म्यूचुअल फंड्स को भी अब लोग इजीली अपने फ़ोन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इनका फास्ट, सिक्योर एंड ईजी टू यूज़ होने के कारण लोग अब इजीली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कर पा रहे हैं। रियल टाइम अपडेट से लोग अब एक बेटर एंड इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। ओवरऑल डिजिटलाइजेशन ने इंडिया के लोगों को एक बेटर अपॉर्चुनिटी दी है अपना पैसा मैनेज, इन्वेस्ट और ग्रो करने के लिए। तो आने वाले टाइम में डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी भी समाज का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही है जो इन सर्विसेज का लाभ उठा रहा है और काफ़ी सारे लोग अभी भी ट्रेडिशनल तरीक़ों पर चल रहे हैं। बट सही एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के साथ अच्छे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। 2020 पैंडेमिक से इंडिया की केशियप रिकवरी के बाद इंडियन इक्विटी मार्केट ने $3 ट्रिलियन मार्क को हासिल कर लिया है। यहाँ पे यूएसए और चाइना जैसे डेवलपिंग नेशन इन्फ्लेशन, सप्लाई डिमांड इशू, रिसेशन एंड एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। इंडिया एक बेटर एंड स्टेबल इकोनॉमी की तरह उभर कर आया है और करंटली इंडिया टीना लेवल एंजॉय कर रहा है, जिसका मतलब होता है देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, जो इकोनॉमी की बेटर परफॉर्मेंस को दर्शाता है। डेवलपिंग नेशन में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा रही है। इसी कारण से फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडियन इकोनॉमी एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार इंडिया का इन्फ्लेशन अप्रैल 2022 में पीक कर चुका है। इसके अलावा काफ़ी सारे ग्लोबल क्राइसिस का असर इंडिया पे बहुत कम आया है और इंडियन गवर्नमेंट भी फ्यूल प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में कारगर रही है। इंडियन बिजनेसेस की अर्निंग रिपोर्ट एक्सपेक्टेशन से अच्छे होने के कारण इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इकोनॉमी में और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ओवरऑल अभी चल रहे मल्टीपल ग्लोबल क्राइसिस में इंडियन इकोनॉमी अपने ग्लोबल पीयर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल है। तो यही सब पॉइंट दर्शाते हैं कि इंडियन इकोनॉमी बहुत ही अच्छी और स्टेबल पोजीशन में है बाकी देशों के कंपैरिजन में। इसीलिए इंडिया में काफ़ी ज़्यादा वेल्थ जनरेशन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है आने वाले फ्यूचर में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सिमिलर वीडियोज़ के लिए।